Hi everyone, I hope you are enjoying well and you are studying well. As we know that nowadays there is a news in the newspapers that your exam is going to be conducted in the month of maybe December or January. So it's a high time for a study. If you will give your proper time to your study, then there is a possibility that you may get the selection in your upcoming exam. So without wasting a time, we're going to start today's session. In this session, we're going to discuss about the Romantic age, and after that, we will move ahead towards the Victorian era. Whatever the important facts and events are there, which we are going to discuss in very detail. So stay with us. Whatever the points are being discussed here in the session, you have a need to focus, and along with you can also note down. So let's start. In this session, we are going to discuss about Romantic age. रोमांटिक एज के बारे में हम और सभी परिचित ही हैं, क्योंकि जो भी तैयारी कर रहे हैं आप सब और हम लोग, तो ऑब्वियसली सबको पता ही है कि रोमांटिक एज की शुरुआत कहाँ से होती है। तो नॉर्मली यहाँ पर देख लेते हैं, जो हमारा रोमांटिक एज है उसकी शुरुआत मानी जाती है 1798 से लेकर के 1832, ठीक है। और ये भी हम जानते हैं कि हाउ द रोमांटिसिज्म वाज स्टार्टेड। रोमांटिसिज्म वाज स्टार्टेड विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड विच वाज अ जॉइंट एडवेंचर ऑफ एस टी कॉलेज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ, इनके साथ में ही होता है। इन द प्रीवियस सेशन व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द न्यू क्लासिकल एरा, देयर वी हैव सीन आउट अबाउट द एज ऑफ ट्रांजिशन एरा देखा था, इन विच वी हैव फाइंड आउट द प्रिकर्सर्स ऑफ प्री रोमांटिसिज्म, जहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि रोमांटिसिज्म की शुरुआत मानी जाए तो फिर हमारे ट्रांजिशन एरा में हो जाती है, जहाँ पर हम लोग प्रिकर्सर्स देखते हैं। कभी कभी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि रोमांटिसिज्म से पहले उसके प्रिकर्सर कौन कौन से थे, जिसमें हम लोगों ने डिटेल में पीछे वाले सेशन में डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको देखिए, वहाँ पर सारी चीज़ें डिटेल में बताई गई हैं। उसके बाद में ये आता है हमारा 1798 से 1832 तक। इस एरा में पूरा का पूरा लिटरेचर रोमांटिक ट्रेंड में लिखा जाता है। अब हम और आप सभी जानते हैं कि ये इस टाइम में रोमांटिक रिवाइवल हुआ था, ना कि रोमांटिसिज्म की शुरुआत हुई थी। Why? Because when we were studying about the Elizabethan era, there we have seen all the features were available of the Romanticism, which we are going to discuss here. Elizabethan age में ही रोमांटिसिज्म की शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर हम लोगों ने देखा था जो फीचर्स आप यहाँ देखेंगे वही फीचर्स वहाँ पर थी। तो अब क्या होता है, जो न्यू क्लासिकल एरा था वो काफ़ी ज़्यादा, उसमें आर्टिफिशियलिटी बहुत ज़्यादा थी, रीज़न पर, रेशनल पर, ऑर्डर पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा था, इंस्ट्रक्शन पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा था। तो व्यक्ति की जो इमोशंस थी, जो इमेजिनेटिव पावर था, दैट वाज टोटली डेड। अब यार आदमी को लगातार तुम एक ही चीज़ में मगर ज्ञान देते रहोगे, निर्देश देते रहोगे, तो आदमी बोर हो जाएगा। देयर मस्ट बी अ फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड देयर मस्ट बी द फ्रीडम ऑफ इमेजिनेशन। मैन मस्ट बी फ्री टू थिंक, है, चारों तरफ वो सोच पाए। अब उस टाइम ऐसा कुछ था ही नहीं, तो इन लोगों ने क्या किया, एकदम पूरा का पूरा ट्रेंड बदल दिया। न्यू क्लासिकल एरा में जितनी भी चीज़ें थी उनको पूरी तरीके से डिस्कार्ड कर दिया गया। वॉट एवर द कन्वेंशनल्स थिंग्स वर अवेलेबल देयर ड्यूरिंग द न्यू क्लासिकल एरा, दैट वाज टोटली डिस्कार्डेड बाय द रोमांटिक पीरियड और अ प्री रोमांटिक पोएट्स। क्लियर है बात? जैसे कि रीजन, रैशनल, एनालिटिकल थिंग्स, डायरेक्टिज्म एंड ऑल दीज थिंग्स वर रिमूव्ड। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर इसकी एक एक फीचर्स, ठीक है। तो हमने अभी देखा कि हमारा रोमांटिक एरा 1798 से 1832 तक चलता है। इसकी शुरुआत होती है लिरिकल बैलेड के पब्लिकेशन के साथ, जो कि एक जॉइंट एडवेंचर था वर्ड्सवर्थ का और कॉलेज का, दोनों ने साथ में मिलकर लिखा था। तो एक एक करके इसकी फीचर्स को देखते हैं। देखिए इसमें आप देख रहे होंगे, क्रिएटिव इंथुसियाज्म रीच्ड ऑलमोस्ट द लेवल ऑफ एलिजाबेथन क्रिएटिव फोर्स। मतलब यहाँ पर जो एलिजाबेथन में ट्रेंड चल रहा था वो चीज़ें फिर से वापस आ रही थी, जैसे कि सुपरनेचुरलिज्म, लव फॉर ब्यूटी, लव फॉर नेचर, ऑल दिस थिंग्स वर रिवाइविंग रोमांटिक एज में। फिर हम देखेंगे इट शिफ्ट्स इट्स फोकस फ्रॉम अर्लियर एज फैथ इन रीजन टू फैथ इन सेंस, इंट्यूशंस एंड इमेजिनेशन। पहले वाले जो एरा में बहुत फेथ करते थे रीज़न में, मैंने अभी बात की आपको। अब रीज़न को छोड़ करके लोग पहुंच रहे हैं इंट्यूशन को लेकर के। आपकी आत्मा क्या कहती है, अपने बारे में तो सोचो यार। तो अब लोग ध्यान दे रहे थे सेंसेस को लेकर के, इंट्यूशंस को लेकर के और इमेजिनेशंस को लेकर के। इसीलिए आप देखेंगे कि जो जॉन कीट्स हमारे हैं, ही वॉज अ
सेंसुअस पोएट। उनको सेंसुअस पोएट बोला जाता है क्योंकि वो सेंस पे फोकस कर रहा था। अब इमेजिनेशन की बात करें तो कोई भी यहाँ राइटर देख लो, विलियम वर्ड्सवर्थ महोदय को आप देख लो, इमेजिनेशन तो पूरी बात करते हैं। इंट्यूशन की बात करेंगे तो उसमें एस टी कॉलेज, विलियम हैजलिट, ये सब आते हैं। तो अब फेथ जो था रीजन में उसे डिस्कार्ड कर दिया गया। अब आपका फेथ कहाँ रिवाइव कर गया है? सेंस, इंट्यूशंस एंड इमेजिनेशन। एक एक फीचर को ध्यान देना है। पेपर में बनाया जा सकता है कि विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ रोमांटिक एरा और रोमांटिक रिवाइवल, ये ध्यान देना है आपको। आगे बात करते हैं। अब सब्जेक्टिव पोइट्री ने क्या किया? सब्जेक्टिव पोइट्री रिफ्लेक्ट्स द ऑब्जेक्टिव पोइट्री ऑफ द न्यू क्लासिकल एरा। सब्जेक्टिव पोइट्री और ऑब्जेक्टिव पोइट्री के बारे में जान लो तब आपको समझ में आएगा। देखो, सब्जेक्टिव का मतलब होता है जब आप कोई भी वर्क अपने खुद के बारे में लिखते हैं, आपके खुद की इमेजिनेशंस, खुद के थॉट वो रिफ्लेक्ट करते हैं, आपकी खुद की आइडेंटिटी भी रिफ्लेक्ट करेगी आपके वर्क में, तो दैट इज़ सब्जेक्टिव। मतलब बोला जाए सिंपल भाषा में पर्सनल। अब ऑब्जेक्टिव में क्या होता है? हम सभी समाज को इंडिकेट करके लिखते हैं, टारगेट करके लिखते हैं, समाज को इम्प्रोवाइज़ कराने के लिए हम लोग लिखते हैं। तो पहले आप देखो कितना ज़्यादा इंस्ट्रक्टिव लिटरेचर था न्यू क्लासिकल एरा में, डायरेक्टिव था, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन काइंड इज मैन, आदमी के बारे में सोचो, अपने बारे में नहीं, है ना। तो अब चीज़ें बदल गई थी। अब आपको यहाँ पर खास बात क्या रखनी है? इस एरा में सब्जेक्टिव पोइट्री जो है वो आ जाती है। तो हम लोग यहाँ बात कर रहे थे कि सब्जेक्टिव पोइट्री के बारे में मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया पूरा। तो अब ध्यान देना है कि रोमांटिसिज्म में जो भी पोइट्री हो रही थी वो कैसी हो गई थी? सब्जेक्टिव। क्योंकि अब आप जब आगे पढ़ेंगे इसमें देखेंगे कि जो हमारा रोमांटिक एरा है उस एरा में पूरा का पूरा लिरिक डोमिनेट करेगी। पर्सनल, आप जानते हैं, जैसे वर्ड्सवर्थ को आप देख लो, चाहे आप जॉन कीट्स को देख लो, ये सब लोग क्या किए हैं? मोस्टली अपने बारे में लिखे। तो सब्जेक्टिव पोइट्री आ गई थी। अब अगर ऑप्शन में दिया हो कि ऑब्जेक्टिव पोइट्री डोमिनेट कर रही थी तो हम क्या बताएंगे? नहीं भैया, ऑब्जेक्टिव पोइट्री नहीं थी, बल्कि क्या था? सब्जेक्टिव पोइट्री। ऑब्जेक्टिव पोइट्री थी न्यू क्लासिकल एरा की, ये ध्यान देना है। आगे है, अब क्या होगा? इट वैल्यूज कॉमन नेचुरल मैन एंड रिजेक्ट द आर्टिफिशियल अर्बन लाइफ। अब हमने देखा था न्यू क्लासिकल एरा में कि उस समय लिटरेचर ऑफ द टाउन था, वहाँ पर अर्बन पीपल के ऊपर फोकस किया जा रहा था, हाउ दे ईट, हाउ दे वॉक एंड व्हाट देयर बिहेवियर इज देयर, दैट वाज बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय द राइटर्स एंड दैट वाज टोटली डिपिक्टेड इन देयर वर्क। तो हम लोगों ने देखा था कॉमेडी ऑफ मैनर्स भी शुरू हो गया था, क्योंकि वो हाई क्लास अरिस्टोक्रेटिक पीपल के बारे में देख रहे थे। अब ऐसा नहीं था, अब वहाँ से ट्रेंड बदल गया था। अब ये लोग इंटरेस्ट इन कॉमन पीपल, आम आदमी, कंट्री लाइफ के बारे में फोकस करने लगे थे। ठीक है ना, इतना ध्यान देना है। तो इन्होंने क्या किया? जो भी आर्टिफिशियलिटी थी अर्बन लाइफ की, दैट वाज टोटली डिस्कार्डेड। नाउ दे बिगिन टू टेक इंटरेस्ट इन कॉमन पीपल एंड कंट्री लाइफ। ठीक है ना, तो हमें ये याद रखना है। यहाँ तक बात क्लियर है? चलिए, वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख रहे होंगे द लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन, नॉट द आर्टिफिशियल पोएटिक डिक्शन। मैंने आपको बताया था न्यू क्लासिकल एरा में आर्टिफिशियल डिक्शन था, आर्टिफिशियल लैंग्वेज यूज हो रही थी। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो लैंग्वेज है वो किसकी है? कॉमन। अब एकदम हाई सोसाइटी की, भाई आप जानते हो जो बड़े लोग होते हैं उनका एक अलग स्टैंडर्ड है, उनकी वाली लैंग्वेज। हमारे यहाँ भी अंग्रेजी अगर बढ़िया बोल लेता है, जितने भी बड़े लोग होते हैं वो अंग्रेजी बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई दे बिलोंग्स टू सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी, एक अलग इनकी सोसाइटी है। दैट वाज टोटली प्रिवेल्ड ड्यूरिंग न्यू क्लासिकल एरा। अब इन्होंने कहा कि नहीं भैया, ऐसा नहीं है, अब हम अपनी देसी भाषा शुरू करेंगे, जो हमारे गांव वाले बोलते हैं यार, उनकी भी तो पहचान हो कुछ। तो इसीलिए आपने एक टर्म सुना होगा, सुना हो तो बताइए। विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या ट्रेंड शुरू किया था? फैमिलियर टू अनफैमिलियर या फिर अनफैमिलियर टू फैमिलियर? हाँ, अनफैमिलियर टू फैमिलियर। अनफैमिलियर का मतलब जो चीज़ लोगों को नहीं पता है वो अब हम फैमिलियर कराएंगे। कॉमन लैंग्वेज, देसी भाषा, उस समय नहीं कोई जानता था। बाद में क्या हुआ, ये महोदय जी आए तो इन्होंने कॉमन लैंग्वेज में लिखा, जिससे कि आम आदमी भी जान गया। जैसे कि शिवानी कुमारी को देखो, बिग बॉस में गई थी, देसी भाषा बोलती थी एकदम, उसने अनफैमिलियर लैंग्वेज को क्या कर दिया? फैमिलियर। आज देश दुनिया सब जान गई। जैसे खान सर को देख लो, हैं अपनी देसी भाषा बोलते हैं, लेकिन आज पूरा का पूरा सब बोलते हैं। दैट इज़ अनफैमिलियर टू फैमिलियर, है कि नहीं?
अब अगला क्वेश्चन बता रहे हैं, आपको पता हो तो बताइएगा। फैमिली टू अनफैमिलियर किसने किया? जो वीडियो देख रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। चलिए, तो यहाँ समझ में बात आ गई, हमें कहाँ फोकस करना है? हाँ ठीक है, लैंग्वेज ऑफ अ कॉमन मैन। बाकी देखेंगे, इट आइडियलाइज द कंट्री लाइफ। मैंने आपको बोला था इन्होंने कहाँ फोकस किया? कंट्री लाइफ पर, रूरल लाइफ पर। ठीक है, आगे, रोमांटिक पोइट्री रिफ्लेक्ट्स रिवेलियस व्यूज अगेंस्ट द ऑपरेशंस, रिस्ट्रेन एंड कंट्रोल। अब जैसे इसमें आप देखेंगे, रोमांटिक पोइट्री जैसे पढ़ेंगे तो न्यू क्लासिकल में क्या था, उनके कुछ ऑर्डर्स थे, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर था, रिस्ट्रेन बहुत ज़्यादा था। तो रिस्ट्रेन क्या था कि आपको लिमिटेड ही लिखना है, मतलब ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ भी लिख दूँ। अब आप फ्री हो गए हैं, इमेजिनेशन में एकदम टोटली फ्री, मर्जी है जिस टॉपिक पे लिखिए। तो वही यहाँ पर था। रोमांटिक पोइट्री जब आप पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा रिवेलियस व्यूज़। रिवेलियस का मतलब विद्रोह टाइप के विचार मिलेंगे, किसके खिलाफ? ऑपरेशंस, रिस्ट्रेन एंड जो कंट्रोल था उस टाइम पर। अब बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं था, सब फ्री हो गए, इमेजिनेशंस एकदम फ्री। क्यों? इट सेलिब्रेट्स ह्यूमन राइट्स एंड इंडिविजुअलिज्म। ये ध्यान देना, इंडिविजुअल क्या सोचते हैं, ठीक है, क्या महसूस करते हैं, उसको लिखने की अब आज़ादी आ गई थी। तो इंडिविजुअलिज्म इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ रोमांटिक एरा, ये याद रखना है। ठीक है जी, ये है इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट। आगे, रोमांटिक लिटरेचर शोज इंटरेस्ट इन द मिडाइवल पास्ट। तो भैया जी मैंने आपको बताया था जब मैं आपको ट्रांजिशन एरा पढ़ा रहा था, अब मिडाइवल लिटरेचर फॉलो करेगा, फोक लिटरेचर भी आएगा, प्राइमेटरी पोइट्री भी सब आने वाली है। तो यहाँ पर मिडाइवल पास्ट, मिडाइवल पास्ट का मतलब आप समझ लो आपका मिडिल इंग्लिश पीरियड 12th सेंचुरी वाला, उसके इधर वाला 15th सेंचुरी तक, उसमें बैलेड वगैरह या फिर जो राजा वगैरह हुआ करते थे, किंग आर्थर की स्टोरी, वो भी अब रिवाइव करेगी। लाइव एडम सन्स मर्सी पढ़े हैं, उसमें नाइट के बारे में बताया गया था। तो बस वो चीज़ अब आपको रिवाइव देखने को मिलती है। कहाँ? रोमांटिक एरा में। इट मीन्स 19th सेंचुरी में। देखो 19th सेंचुरी में सबसे ज़्यादा लिखा गया, ये ध्यान रखना है, और 18th सेंचुरी में नॉवेल सबसे ज़्यादा लिखे गए थे, ये ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, अब इसमें देखिए आपको सुपर नेचुरलिज्म देखने को मिलेगा, मिस्टिकल चीज़ें, गोथिक नॉवेल्स वगैरह सब आ जाएंगे। गोथिक नॉवेल्स के बारे में बताया था, कुछ ऐसे नॉवेल्स होते हैं जिसमें हॉरर बहुत ज़्यादा होता है, फियर, वायलेंस, ये चीज़ें दिखाई गई थी। तो अब वो रिवाइव करेंगे पूरे। एंड रैडक्लिफ का मैंने आपको नाम बताया था, होरेक वॉलपोल नाम बताया था, जॉर्ज मैथ्यू ल्यूस का नाम मैंने आपको बताया था। तो ये सब क्या है? गोथिक राइटर्स हैं। मिस्टिकल पोएट का मतलब समझ ही रहे हैं आप, कौन? नहीं, गोथिक नहीं, वो ट्रेजेडी में उसमें आएगा, रिवेंज ट्रेजेडी में, ठीक है, वो उसमें आता है, जैकोबियन एरा में था। अच्छा, मिस्टिकल पोएट का नाम बताओ, चलो रोमांटिक एरा का एक मिस्टिकल पोएट बताओ, वो बहुत ही फेमस है, वो मिस्टिसिज्म देखने को मिलता है, विलियम ब्लैक। और पैंथिज्म कहाँ देखने को मिलेगा? किस में? विलियम वर्ड्स, हाँ, वॉज अ पैंथेस्टिक। तो मिस्टिसिज्म भी देखने को एग्जाम्पल मिल गया। सुपर नेचुरलिज्म बताओ, सुपर नेचुरलिज्म के एलिमेंट्स कहाँ देखने को मिलेंगे? कोई वर्क बताओ, बताओ। हाँ, जॉन किट्स का, वेरी गुड। और विलियम वर्ड्सवर्थ एक वर्क है लॉडोमिया, उसमें भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो अब देखेंगे, इट एम्फेसाइज द इंट्रोस्पेक्शन, साइकोलॉजी एंड मेलैंकोली। अब ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगी, सैडनेस वगैरह, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पर एलिजी भी आई थी। एलिजी का एग्जाम्पल पता है आपको? एलिजी बताओ, एक ग्रेट एग्जाम्पल बताओ रोमांटिक टाइम का एलिजी का। एडोनियस, वेरी गुड। किसने लिखा? पीवी शैली ने लिखा है जॉन कीट्स के ऊपर, ठीक है। हाँ, तो क्योंकि डिस्कस करना जरूरी है। अब मिथ भी आ जाएगी, देखो लाडोमिया है, क्लासिकल मिथ है उसमें पूरा का पूरा, ठीक है। सिंबलिज्म गेट्स प्रोमिनेंस हो गया इसमें। इन स्टाइल द रोमांटिक पोएट्री प्रेफर्स स्पॉन्टेनिटी, ठीक है, फ्री एक्सपेरिमेंटेशन टू स्ट्रिक्ट कॉन्वेंशन। मतलब कि जो पहले वाला बहुत कॉन्वेंशन बहुत स्ट्रिक्ट था, अब आदमी क्या है, प्रेफर कर रहा है स्पॉन्टेनिटी को, एकदम फ्री एक्सपेरिमेंटेशन, मर्जी है जिस पर भी लिख दो, ठीक है ना। तो यह ध्यान रखना। आगे यहाँ ध्यान देते हैं, लिरिक पोएट्री डोमिनेट्स। तो मैंने आपको बता दिया था लिरिक पोएट्री बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही थी। अब इस टाइम पर वीमेन वर आल्सो गिवन प्रिविलेज,
नॉवेल्स जो हैं वो वीमेंस के द्वारा भी लिखे जाने लगे थे, एन रैडक्लिफ हो गई, ठीक है ना। और आप देखेंगे मैरी शैली का नाम सुना होगा, फ्रैंकेस्टाइन, वाइफ ऑफ पीवी शैली एंड डॉटर ऑफ विलियम गॉडविन, जिन्होंने पॉलिटिकल जस्टिस लिखा था, जिसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा था पीवी शैली के ऊपर। और वहीं से फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म की शुरुआत भी यहीं से होती है, ठीक है ना। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म जो आप मॉडर्न में जाकर के देखेंगे चरम सीमा पर हो जाता है, उसकी शुरुआत यहीं से होती है, मैरी शैली से ही होती है, ठीक है। अब यहाँ पर राइट की बात होने लगी, राइट टू मैन, राइट टू बी मैन, थॉमस पेन का नहीं, राइट ऑफ मैन, थॉमस पेन का वर्क है, थॉमस पेन का राइट ऑफ मैन, लोगों के अधिकारों के बारे में बात होने लगी थी। अब यहाँ पर एक चीज़ समझो, और कुछ डेफिनेशंस वगैरह दी गई हैं रोमांटिसिज्म को लेकर के, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आपने लुकास का नाम सुना होगा, इन्होंने तो करीब लोग बताते हैं कि 11,000 कुछ समथिंग 336 ऐसे इन्होंने डेफिनेशंस रोमांटिसिज्म की दी हैं, लेकिन उनमें से कुछ फेमस रोमांटिसिज्म की हैं, उनको क्या बोला गया उसको हम लोग देख लेते हैं, अगर आपको पता हो तो बताइएगा। आपने नाम सुना होगा वॉट्स डंटन का, ये पेपर में पूछे जाने लायक हैं, वॉट्स डंटन, पता इनके बारे में? बहुत फेमस है, चलो मैं बता दे रहा हूँ। रिनेसेंस, रोमांटिसिज्म को बोला था रिनेसेंस ऑफ वंडर, तो क्या बोला ना रोमांटिसिज्म को? हाँ, रिनेसेंस ऑफ वंडर, चाहे तो इसको नोट कर लेना, ये काम में आ जाएंगी। विक्टर ह्यूगो का नाम सुना होगा आपने, यहाँ से लिखते हैं इधर से तो हो जाएगा, विक्टर ह्यूगो, इनका नाम भी सुना होगा आपने। इन्होंने भी एक डेफिनेशन दी थी रोमांटिसिज्म को लेकर के, बोला था रोमांटिसिज्म इज अ लिबरलिज्म इन लिटरेचर। आगे आपने नाम सुना होगा वाल्टर पीटर का, वाल्टर पीटर, ये एस्थेटिक राइटर है। ये जब आप विक्टोरियन एरा पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे एस्थेटिसिज्म की शुरुआत होती है, तो वाल्टर पीटर महोदय जी आएंगे वहाँ पर। इन्होंने भी बोला था रोमांटिसिज्म के बारे में, एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस, रोमांटिसिज्म इज एन एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस, तो यहाँ लिख देंगे शॉर्ट में एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस। चाहें तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं, लिख लो, 3 डेफिनेशन यहीं पर नोट कर लो, कहीं पर सामने ही नोट कर लो, डायरी में लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। और क्योंकि ये ऐसे पॉइंट है जो पेपर में सीधे आ जाएंगे। एक वो छोटी सी मोटिवेशनल शायरी है, तो कहते हैं कि क्या हुआ दुनिया ने मुझे तोड़ा और अपनों ने मुझे छोड़ा, क्या हुआ दुनिया ने मुझे तोड़ा अपनों ने मुझे छोड़ा, मुझे कसम है कि एक दिन ऐसा वक्त लाऊंगा, एक दिन ऐसा वक्त लाऊंगा जो छोड़ के गए हैं उन्हें फिर से वापस लाऊंगा। तो मेहनत करते रहो, लगातार आगे बढ़ते रहो, ज़्यादा पढ़ो, जितना पढ़ पाओगे उतना ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल है। ज़्यादा पढ़ोगे, प्रश्न कहीं से भी आए आराम से आप कर पाएंगे। चलिए ठीक है, लिख रहे हैं? चलिए अब यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं रोमांटिक एरा में 2 टाइप के हमारे यहाँ पर राइटर्स थे, एक तो फर्स्ट जनरेशन वाले और सेकेंड जनरेशन वाले। तो फर्स्ट जनरेशन में यहीं डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक पोएट, ठीक है, रोमांटिक पोएट्स। चलो भाई फर्स्ट जनरेशन के बताओ। हाँ, WWW, रॉबर्ट सदे, वेरी गुड।
क्या? हाँ, विलियम ब्लेक आ जाएंगे। हाँ, वेरी गुड। एस.टी. कॉलिंस, विलियम ब्लैक, और बताओ? ब्लैक, वॉल्टर, वॉल्टर हैं, वॉल्टर स्कॉट भी आते हैं इसी में। ठीक है, अब ये तो हुई आपके फर्स्ट जनरेशन। यहीं पर बात कर लेते हैं लेक पोएट की भी। तो हम आप सभी जानते हैं कि लेक पोएट के नाम से भी जाना जाते हैं। और इसके बाद में मैं आपको एक वर्क दूंगा, वो आपको कर करके मुझे बताना है, और जो लोग लाइव वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। लेक पोएट में हमारे कौन कौन आते हैं? डब्ल्यू, रॉबर्ट सदे और एस.टी. कॉलिंस, और बाद में इन्हें भी कहीं कहीं लोग बता देते हैं वॉल्टर स्कॉट को, लेकिन मेनली हमारे ये तीन हैं जिन्हें हम लेक पोएट बोलते हैं। अच्छा, लेक पोएट जो है इन्हें क्यों बोला जाता है, पहले इसको बताइए ज़रा। हाँ, क्योंकि लेक डिस्ट्रिक्ट के पास में रहते थे, इसीलिए उन्हें लेक पोएट बोला जाता है। अब लेक पोएट टर्म जो है किसने कॉइन किया, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। हु कॉइन्ड द टर्म लेक पोएट्स? तो है फ्रांसिस, अब बता दो। हाँ, फ्रांसिस जेफरी, ठीक है ना। चलो, फ्रांसिस जेफरी कॉइन्ड द टर्म लेक पोएट्स। ठीक, हाँ, याद रखना ये। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं सेकेंड जनरेशन की। सेकेंड जनरेशन में कौन कौन आ जाएगा? पी.वी. शैली, जॉन कीट्स, विलियम हेजलिट। यहाँ पर सेकेंड कर लेते हैं, सेकेंड जनरेशन। यहाँ लिख लेते हैं भैया जी पी.वी. शैली, कीट्स आ जाएंगे महोदय, और बायरन, लॉर्ड बायरन। ठीक है, हाँ, ये आपके सेकेंड जनरेशन के पोएट बोले जाते हैं। तो आप प्रश्न पूछ लिया जाए इनमें से कौन सा सेकेंड जनरेशन का पोएट नहीं है। अच्छा, अभी एक चीज़ बता दो यहाँ पर, और आपने नाम सुना होगा कोकनी स्कूल ऑफ पोइट्री। तो किस मैगजीन ने टर्म दिया था कोकनी स्कूल ऑफ पोइट्री? क्या हमने क्वेश्चन ये कहा है, हु क्वाइंड द टर्म कोकनी स्कूल ऑफ पोइट्री? नहीं, हेजलिट नहीं। कौन सा मैगजीन था? ब्लैकवुड मैगजीन था या द रिव्यू, वो क्वार्टरली रिव्यू था? हाँ, ब्लैकवुड था। ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपको ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इसमें कोकनी स्कूल ऑफ पोइट्री कौन कौन है, बताओ। कोकनी स्कूल ऑफ पोइट्री, कोकनी स्कूल ऑफ पोइट्री क्यों बोला गया, अच्छा ये बताओ। क्योंकि वो लोग कोई अच्छी जगह से पढ़े लिखे नहीं थे, जैसे जॉन कीट्स वगैरह हो गए। ठीक है, इसमें हाँ, हेजलिट हैं, और ये पी.वी. शैली भी हैं, उसमें आते हैं। तो ये लोग कोई अच्छी जगह नहीं पढ़े थे, इसीलिए उनको कोकनी स्कूल ऑफ पोइट्री बोल दिया गया था। और आप जानते हैं कि जो हमारे जॉन कीट्स महोदय जी हैं, तो क्वार्टरली रिव्यू और जो ब्लैकवुड मैगजीन रहा है, उसने काफ़ी ज़्यादा इनको सटायर किया है। ठीक है, तो उसी को लेकर के कोकनी स्कूल ऑफ पोइट्री जो है वो टर्म दिया गया। उसमें मेनली जो टारगेट किया गया था वो जॉन कीट्स को ही किया गया था। अच्छा, एक टर्म और आता होगा, आपने सुना होगा सैटेनिक स्कूल ऑफ पोइट्री। सैटेनिक स्कूल ऑफ पोइट्री बताओ। सैटेनिक स्कूल ऑफ पोइट्री में शैली को इंक्लूड किया जाता है। शैली को क्यों? क्योंकि जैसे सैटन बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी नहीं था, वैसे पी.वी. शैली वॉज अ रेवोल्यूशनरी पोएट। इनके थॉट जो थे बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी थे। जैसे आपने वर्क देखा होगा कि इनको यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कर दिया गया था। क्यों? कौन सा वर्क था उनका? कौन सा? द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। तो बहुत ज़्यादा बहुत रेवोल्यूशनरी था। तो ये इनका फ्रेंड था वो, हाँ,
उनको भी एक्सपेल कर दिया गया था। इसलिए स्टार्टिंग स्कूल ऑफ पोइट्री में पी.वी. शायरी आते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर इसलिए आपको पूरी चीज़ नहीं बता रहा हूँ क्योंकि जब हम जब राइम पढ़ेंगे उसमें तो टर्म्स पढ़ने ही पढ़ने हैं, इसीलिए सब वहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। हाँ, बस मैं आपको रिमाइंड करा दे रहा हूँ जो मेन पॉइंट है वो। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें देख लो, ये सेंट्रल फीचर्स हैं। तो यहाँ पर क्या है, इमोशंस और पैशन को ध्यान दिया गया था रोमांटिक एज में, और क्रिटिक ऑफ प्रोग्रेस, रिटर्न टू द पास्ट के बारे में मेडाइवल में, एंड ऑफ नेचर एंड आइडियलाइजेशन ऑफ वीमेन। अब देख रहे होंगे यहाँ पर औरतों को सम्मान मिलने लगा था, और पहले आप देखते चले आए हैं कि औरतों को इतना सम्मान मिलता नहीं था, और इस टाइम पर वीमेन्स जो है नॉवेल्स भी लिख रही थी, ठीक है, और समाज में आवाज़ भी उठा रही थी। राइट ऑफ वीमेन, उसके लिए एक पुस्तक भी लिखी गई है। द प्योरिटी ऑफ चाइल्डहुड, बच्चों के ऊपर भी लिखा जा रहा था। वर्क बताओ जिसमें चाइल्डहुड के बारे में बताया गया हो। अरे विलियम वर्ड्सवर्थ का बता दो। ओडन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी यार उसमें। अब इसमें देखिएगा भैया क्या है, सब्जेक्टिव ट्रुथ के बारे में बात हो गई थी, सेलिब्रेशन ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। ये आपकी कुछ रोमांटिक फीचर्स थी जो वहाँ पर थी। और इस टाइम पर क्रिटिसिज्म भी काफ़ी ज़्यादा लिखा जाने लगा था। क्रिटिसिज्म मतलब जैसे बायोग्राफी लिटरेरिया हो गया एस टी कॉलेज का, पी.वी. शैली का डिफेंस ऑफ पोएजी हो गया, है ना, विलियम वर्ड्सवर्थ महोदय का प्रीफेस टू द लिरिकल वैल्यूड हो गया उसमें। तो ये कुछ जो है, और बाकी आप चार्ल्स लैम्ब को भी देखेंगे, थॉमस डी क्विंसी वगैरह हो गए। ऑन द नॉकिंग एट द गेट ऑफ मैकबेथ, चार्ल्स लैम्ब ने भी उनकी ट्रेजेडी के ऊपर देखो कितना लिखा है। विलियम हैजलिट, द स्पिरिट ऑफ एज, है ना। तो कितने सारे वर्क जो हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो क्रिटिसिज्म भी काफ़ी ज़्यादा इसमें हावी था। औरतें भी जो हैं, महिलाएं भी, उनको भी समाज में योगदान था। तो मेजर पॉइंट में हम लोगों ने देखा, बात कर चुके थे। इसमें विलियम ब्लेक आपके आते हैं, वर्ड्सवर्थ आते हैं, कॉलेज आते हैं, और रॉबर्ट सदे आते हैं। हाँ, रॉबर्ट सदे को सुनकर के एक नाम याद आ रहा है। आपको बताना है कि रॉबर्ट सदे ने एक सोसाइटी बनाई थी। उस सोसाइटी का नाम क्या था, और वो एक रिवर के पास में थी। ये कई बार पेपर में पूछ लिया गया है, इसलिए आपको ये सर्च करना है और मुझे बताना है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ सोसाइटी विच वाज फॉर्म्ड बाय रॉबर्ट सदे। एस.टी. कॉलेज भी इनके साथ में थे, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना, बताना आपको है। और सिल्वर पोइट के नाम से किसे जाना जाता है, सिल्वर पोइट, सिल्वर पोइट्स। ये आपके लिए टास्क है, क्योंकि सर्च भी करते रहा कीजिए। सिल्वर पोइट्स बताना है आपको, नहीं आप देखेंगे तो बताएंगे, बताइएगा, ठीक है। सिल्वर पोइट्स, क्लियर है बात। तो सिल्वर पोइट्स लिख लीजिए, सिल्वर पोइट्स आपको बताना है मुझे। एंड विच सोसाइटी वाज फॉर्म्ड बाय रॉबर्ट सदे, चलो बताना है, ठीक, वेरी गुड। अब यहाँ विलियम ब्लेक हैं, ये मिस्टिकल पोइट हैं। तो इनका ब्लेक का फर्स्ट जो प्रिंटेड वर्क है जिसका नाम है पोइटिकल स्केचेस, एंड विच वॉज केम आउट इन 1783, राइट, क्लियर बात। अब इसमें ध्यान देना है आपको, मेन ये इनका जो है, ये सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस एंड सॉन्ग ऑफ इनोसेंस, ये इनके दो वर्क काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। वैसे तो जो नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है, और जो एलटी की कर रहे हैं उनके लिए तो फिर है ही है, क्योंकि एलटी में राइटर हमारा है। तो सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस आपको देखना है, ठीक। और बाकी ये सबसे फेमस पोएम है। द लैम्प भी हम लोगों ने पढ़ी होगी, द टाइगर एंड लंडन पोएम्स, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम्स मिस्टर विलियम ब्लैक की, ठीक है। चलो, और इनके ये वर्क हैं, अमेरिका अ प्रोफेसी, विजन ऑफ द डॉटर ऑफ एल्वियन, यूरोप अ प्रोफेसी, द बुक ऑफ यूरिजन। ये वाला इंपॉर्टेंट वर्क है, ये नेट में पूछा गया था, द बुक ऑफ यूरिजन। तो कभी कभी नेट वाले तैयारी कर रहे हैं तो पूछ लेते हैं विच इज़ नॉट अ वर्क बाय विलियम ब्लैक, इस तरीके से पूछ लें। या फिर आपसे कह सकें भैया इनमें से विलियम ब्लैक के जो वर्क है उनको छांट लो, ABCD या ABCD सब इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं। तो जो नेट कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आपको ध्यान देना, ये चिमनी स्वीपर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ऐसा ही वर्क आपको पता है चार्ल्स लैम्ब ने भी लिखा है, पोएम है चिमनी स्वीपर, ठीक है, याद रखना, टाइम मिले तो पढ़ना भी, बेहतरीन पोएम है। फिर द लिटिल ब्लैक बॉय, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब पैथोस से भरी हुई पोएम है, इसको पढ़ेंगे तो आप जानेंगे, इम्पॉर्टेंट पोएम है ये उन्हीं के वर्क लिखे हुए हैं विलियम ब्लेक महोदय के। तो इसमें एक तो चिमनी स्वीपर हो गया, ये आपका द ब्लॉसम हो गया, द लिटिल ब्लैक बॉय, और आपका ये नर्स सॉन्ग हो गया, होली थर्सडे मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है,
और आ ड्रीम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं। जब भी टाइम मिले पढ़िएगा, नेट वालों को तो पूरा पढ़ना है, मेन चीज़ें दिखते हैं। सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में बस एक ये पोएम आप देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी ज़्यादा नहीं है। फटाफट आगे बढ़ेंगे। ये वही कुछ पोएम वर्क दे रखे हैं, इसमें आप ये देख सकते हैं, द टाइगर, ठीक है, द सिक रोज़, ये जरूर पढ़िएगा, टाइम मिले, द सिक रोज़, बड़ा ही बढ़िया पोएम है, होली थर्सडे, ठीक है। और ये की हो गई लंदन पोएम, तो ऊपर डिस्कस ही कर लिया था, ये की है बस, द गार्डन ऑफ लव, ठीक, कभी टाइम मिले जरूर पढ़ें। बाकी विलियम वर्ड्स महोदय के बारे में क्या बताया जाए आपको, इनके बारे में तो दुनिया जानती है, जो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके बारे में पता ही होगा। तो आप मुझे बस इतना बता दो फटाफट कि जो इनका लिरिकल बैलेड आया था, बेसिकली इसमें टोटल पोएम कितनी थी, आप बताएंगे, बताओ आप कितनी? चलो आपके लिए ऑप्शन है। अरे कैसे 19 कैसे होंगी? हाँ, टोटल थी 23 पोएम्स थी, उसमें से 4 किसकी थी और 19 इनकी थी, ठीक है। पहली पोएम लिरिकल बैलेड में कौन सी होती है? हाँ, ये वाला, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, जो कि एस.टी. कॉलेज का वर्क है। और लास्ट पोएम इसकी कौन सी होती है? टिंटुनाबे होती है। चलिए ठीक है, ध्यान दिया कीजिए भाई, मन लगा के पढ़ो। तो अगर मान लो ये प्रश्न आ जाए, जैसे मैं वर्ड्सवर्थ पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा वहाँ पर, अगर ये प्रश्न आ जाए कि व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कलेक्शन विच स्टार्ट्स विद अ बैलेड, ऐसा कोई वर्क बताओ जो बैलेड से स्टार्ट होता हो, तो 4 ऑप्शन दिया होगा। अगर आपको पता है कि राइम एंशिएंट मैरिनर बैलेड है तो आप लिरिकल बैलेड लगाओगे, वरना नहीं। यही क्वेश्चन टफ हो जाएगा, क्योंकि सीधा तो कहीं लिखा नहीं है, बस यही इतना ही होता है अंतर। चलो, अब ये इनके वर्क हैं। अच्छा, VR7 ये क्या है? ये वर्ड्सवर्थ आप पढ़ाएंगे तो हम आपसे पूछेंगे, बताएंगे अभी VR7 क्या है ये। बाकी टिंटुनाबे हो गया आपका, द प्रिल्यूड है, ठीक है, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स हो गया। अब ये इमिटेशन ऑफ इमोर्टैलिटी जो ओड है वो, अब मैं आपके इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि भाई ये आपका प्रिल्यूड कब आता है, कितने इसके पार्ट हैं, लिरिकल बैलेड में क्या क्या है, कब एडिशन इसका कब कब आता है, ये तो आपका जब राइटर पढ़ाएंगे वहाँ बताएंगे, ठीक है। वैसे तो पता होगा ना आपको, पता है ना आपको? नहीं, एडिशन तो पता होना चाहिए, कितने एडिशन टोटल आते हैं। चलो पढ़ेंगे तब देखेंगे। अच्छा, इसका दूसरा नाम बता दो प्रिल्यूड का, क्या नाम है इसका? हाँ, द ग्रोथ ऑफ पोएट्स, ठीक है, वेरी गुड। तो ये इनका ऑटोबायोग्राफिकल है। अच्छा, ये कैसी ऑटोबायोग्राफी है? स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी। तो अभी तक स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी का प्रश्न नहीं आया पेपर में, इस बार संभावना है पूछा जाएगा कि व्हाट इज स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी, ये देखना आप, इस बार आएगा स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी और ये वाली ऑटोबायोग्राफी, दोनों में अंतर है। और आपसे पूछते हैं, मान लो डेफिनेशन दे दी इसमें किस प्रकार की बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है, तो अगर आपको नहीं पता होगा तो हाँ, ये आप समझना। तो इसको जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे, ठीक है। और ये लिखा है यहाँ पर, ये लिखा इतने में जाता है 1799 में, 1805 में ये कंप्लीट होता है। और पब्लिश कब होता है ये? पब्लिश कौन कराता है इसको? हाँ, इनकी वाइफ कराती है। चलो वेरी गुड। और बाकी ये बता रहे हैं कि भाई इसमें 2 वर्जन थे 1799 में, फिर ये 13 बुक हो गई कब? 1805 में। और फाइनली रिवाइज वर्जन कब आता है इसका है? टोटल किताबें कितनी हो जाती हैं? 14 हो जाती हैं। इसका सब टाइटल क्या है? ये जो ये टीजीटी कर रहा है उसको तो ये रटा ही होगा, तो जो रटी होती चीज़ें पूछी नहीं जाती हैं, ये आएगा नहीं कभी, ये आप समझ लो, ये नहीं आएगा पेपर में। अब आदमी इतना जान लेता है, उसने लगता है कि यार तो बहुत आ गया। द प्रिल्यूड 14 किताबें, इतने में लिखा गया, इतने में ये आए, ये सब नहीं आता है। एग्जामिनर जो वहाँ बैठा होता है ना, उसे सब पता होता है, लल्ला तुम पढ़ कर रहे हो, मार्केट में चल कर रहा है, किताब यूट्यूब पे कहाँ पढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा जाओ बेटा दिन रात पढ़ो, हम ऐसा बनाएंगे तुम पकड़ ही नहीं पाओगे। तो सिलेक्शन उसी बंदे का होता है जो एग्जामिनर से एक कदम आगे चलता है, फास्ट फॉरवर्ड होता है, और जो रीड कर लेता है एग्जामिनर को, उसी का पढ़ा हुआ पेपर में आता है। समझ जाओ कि क्वेश्चन कहाँ घुमा बनाएगा, ऐसा बनाएगा वैसा बनाएगा। तो पढ़ने वालों में और पढ़ाने वालों में यही अंतर होता है कि वो compete करके चलते हैं एक्सपर्ट से कि तुम क्या बना सकते हो। ये क्वेश्चन कभी वन लाइनर नहीं आएगा, आएगा स्टेटमेंट में आएगा कि विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द प्रिल्यूड। अब आपसे पूछा जाएगा इट इज़ ऑटोबायोग्राफी, इट्स नॉट अ स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी। इतनी किताबें, इतना वर्जन, इतनी किताबें इसमें है, इस वाले एडिशन में आई, ऐसे पूछेगा आपसे, इतना हम पता होना चाहिए।
जब होगा आपको तभी समझ में आएगा ये। कॉलेज महोदय हमारे हैं दो, ऑब्वियसली पोएम्स ऑन बैरियर्स। अच्छा हाँ, ये क्यों प्रश्न, ये बताओ द प्रिल्यूड का ओरिजिनल टाइटल क्या था, बताओ। नहीं पता है तो बताना आप, या फिर ये भी बताना है कि भैया उनको जो है टाइटल द प्रिल्यूड का सजेस्ट किसने किया था, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, लिरिकल बैलेड का टाइटल क्या क्वेश्चन था जो यहाँ पर से उतर गया, मतलब उसको लिरिकल बैलेड का टाइटल जो है किसने सजेस्ट किया था। हाँ वेरी गुड आंसर, उस टाइम कोई था नहीं जब 1798 होता है, बाद में उसका नाम दिया जाता है, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। चलो वहाँ पढ़ेंगे तो देखेंगे। इनका वर्क सबसे फेमस क्या है, द राइम एंड द एंशिएंट मैरिनर, कुबला खान हो गया, ठीक है, और बाकी इनका बायोग्राफी लिटरेरिया, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसमें इन्होंने दो चीज़ें बताई हैं, फैंसी एंड इमेजिनेशन, और फिर इमेजिनेशन भी प्राइमरी सेकेंडरी इमेजिनेशन, इम्प्लास्टिक पावर, इम्प्लास्टिक का भी मतलब होता है इमेजिनेशन। जब मैं इंटरव्यू देने गया था असिस्टेंट प्रोफेसर का UPH 80 वाला, तो हमसे प्रश्न पूछा था ये कि आप बताइए हाउ वुड यू डिफाइन अबाउट द फैंसी एंड इमेजिनेशन, कुड यू साइड वन एग्जाम्पल। हमने उन्हें बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया था, एकदम देसी साउथ वाल मूवी वाला समझाया था उन्हें। तो लोग कहते थे कि नंबर मिलते नहीं हैं, कि 15-16 से ऊपर देता नहीं है, और हमें पूरा कॉन्फिडेंस था, 22 नंबर मिला था 30 में से। इतना नंबर आ गया ना, आप तो समझ लो फिर आपका बहुत बढ़िया है। तो ये इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा है, सब पढ़ने से आता है। बाकी ये इनके वर्क हैं, देख लेते हैं फटाफट। देखो डिजेक्शन एंड ओड है, ये याद रखना जब आप पढ़ेंगे वर्ड्सवर्थ को, तो डिजेक्शन एंड ओड का वहाँ पर एक जिक्र आने वाला है, इनसे एक वर्क इंस्पायर्ड होगा, वो बात करेंगे हम लोग वहाँ, ठीक है। और बाकी इनका कन्वर्सेशन एक पोएम है, बाकी ये राइम एंड द एंशिएंट मैरिनर इनका सबसे फेमस है, दूसरा इनका बायोग्राफी लिटरेरिया फेमस है, और कुछ नहीं है इनका खास है। अब ये ओपियम ईटर हैं, चरस बड़े बड़े शौकीन थे, ये गांजा फूंकते थे। अच्छा एक बताओ, ये वर्क किसने लिखा है ओपियम ईटर, थॉमस डी क्वेंसी ने। उनका फुल नाम बताओ। थॉमस स्पेंसन डी क्वेंसी। हाँ, ऑन द नोकिंग एट द गेट ऑफ मैकबेथ प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। चलो रॉबर्ट सदे का बेसिकली ये, ठीक है, हाँ ये है तालाब, ये है। और इन्होंने जो है विद सैमुअल कॉलेज ही रोट 3 एक्ट वर्स ड्रामा कर्स ऑफ कहमा। ये किसके साथ लिखा हुआ है, कॉलेज साथ लिखा हुआ है। ये प्रश्न आ सकता है कभी भी, कोई एग्जाम्पल, मतलब मान लो आप अपने स्टेट से अदर में देने जा रहे हैं तो ये प्रश्न आ जाएगा। क्या आएगा कि मान लो आपसे पूछ लिया जाएगा कि विच वर्क वॉज रिटन इन द कोलैबोरेशन विद रॉबर्ट सदे, तो सैमुअल टेल कॉलेज ने रॉबर्ट सदे के साथ कौन सा वर्क कोलैबोरेशन में लिखा, तो आंसर हो जाएगा कर्स ऑफ कहमा। एंड बेसिकली ये क्या है, 3 एक्ट वर्स ड्रामा है, याद रखना। ये भी 3 एक्ट एक अलग हो गया पॉइंट, और वर्स ड्रामा ये अलग हो गया पॉइंट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। और बाकी तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो जाने दो। अब इनके यहाँ पर एक देखो ये वाला इंपॉर्टेंट, द फॉल ऑफ रोबेस्पायर। जब आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा होगा तो रोबेस्पायर नाम का वहाँ पर एक रूलर आता है, उसको बोला था रेन ऑफ टेरर। रोबेस्पायर जो था बड़ा ही दुष्ट टाइप का आदमी था, इसके शासनकाल को फ्रेंच में रेन ऑफ टेरर बोला जाता था, क्योंकि इसने अपने सब नियम कानून लागू कर दिए थे, जो बात नहीं मानता था उसको धड़ाम गला कटवा देता था ये। तो उसी पर लिखा हुआ द फॉल ऑफ रोबेस्पायर, ठीक है। और आप जानते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसका पड़ा, मतलब रोमांटिक एज पर इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा किसका रहा, फ्रेंच रेवोल्यूशन का। उसमें फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी और ये सब चीज़ें आ गई थी ना, तो वी राइट टू वोट, राइट ऑफ मैन, उसके बारे में डिस्कशन होने लगा था, उससे पहले चीज़ें नहीं थी। चलो बाकी अबीजन ऑफ जजमेंट है भैया जी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, कभी टाइम मिले तो पढ़िएगा। लाइफ ऑफ नेल्सन बायोग्राफी इनका है, लाइफ ऑफ वेल्सले ये भी बायोग्राफी है, ठीक है। तो ये वर्क इनके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको वर्क बराबर बता दे रहे हैं, देखो ये इसमें लॉर्ड जॉर्ज गॉर्डन बायरन है, ये जिनको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, लॉर्ड बायरन। कभी कभी फुल नाम भी पूछ लेते हैं, इसीलिए ये रोमांटिक एरा के ही हैं, तो इनको ध्यान देना है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इनका एक वर्क है बेसिकली ये, बायरन्स फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोइट्री आवर्स ऑफ आइडलनेस, ये इंपॉर्टेंट वर्क है। फिर बाकी अब यहाँ देना, द पोएम वर सेवेजली अटैक्ड बाय द हेनरी ब्रॉगम इन द एडिनबर्ग रिव्यू। तो ये जो वर्क लिखा था आवर्स ऑफ आइडलनेस,
ये हमको लग रहा है ये पता नहीं क्या मतरियाए घूम रहे थे, सब पगलाए घूम रहे थे। जिसको देखो रोमांटिक में एडिनबर्ग रिव्यू वाले, ब्लैक बोर्ड मैगजीन वाले और सब जो हैं पीछे पड़ जा रहे थे। ब्लैक बोर्ड मैगजीन और क्वार्टरली रिव्यू ने तो हदें कर दी थी। एडिनबर्ग रिव्यू का एक नाम बढ़िया सा आता है, आपको पता होना चाहिए। ये जो लेक पॉइंट हमने सुना था ना, वो कहाँ से आता है? एडिनबर्ग रिव्यू से ही आता है, याद रखना। ये एडिनबर्ग रिव्यू से ही लेक पॉइंट का नाम आता है। चलो बाकी ये देखो यहाँ से, वारन रिप्लाइड विद द पब्लिकेशन ऑफ हिज सटायर इंग्लिश बार्ड एंड स्कॉच रिव्यूअर्स। तो इसमें जो आवर्स ऑफ आइडलनेस पोएम देख रहे हैं, इसको सटायर किया था। बाद में इसका रिप्लाई इन्होंने किस में दिया था? इंग्लिश बार्ड्स एंड स्कॉच रिव्यूअर्स। ठीक है, सटारिकल पोएम है। कभी भविष्य में कोई एग्जाम देने गया बाहर तो हमसे पूछ लिया गया कि आवर्स ऑफ आइडलनेस को एडिनबर्ग रिव्यू ने क्रिटिसाइज किया था, तो इन्होंने, इनका वो कौन सा वर्क है जिसमें इन्होंने इसको रिप्लाई कराया? तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इस टाइम पर ब्लैंक वर्स ज़्यादा हो गया था, इस हीरोइक कपलेट चला गया था, ये भी याद रखना। तो हीरोइक कपलेट रेस्टोरेशन एरा और पोप के टाइम तक अधिक रहता है, फ्लोरिश रहता है। बाद में फिर तो ट्रांजिशन एज आ जाता है, तो ब्लैंक वर्स ज़्यादा चल रहा होता है। तो ये भी याद रखना, ब्लैंक वर्स था रोमांटिक एरा में। ठीक है, बाकी इनका ये वाला वर्क है डॉन जॉन, काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये, डॉन जॉन इन हेल। ये टर्म काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ है। और चाइल्ड हारोल्ड्स पिलग्रिमेज, ये नेट वगैरह में काफ़ी ज़्यादा पूछा गया था। ठीक है, बाकी शी वॉक्स इन ब्यूटी इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट। बाकी पीवी शैली भैया जी इंपॉर्टेंट हैं, ये एलटी में भी हैं, पीजीटी में भी हैं, जीआईसी में भी हैं, तो हर जगह हैं। इनको तो पढ़ना पड़ेगा, तो थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। ये शैली का फर्स्ट पब्लिकेशन क्या था? गोथिक नॉवेल था, जस्ट्रोजी। और इनका एक और वर्क आता है, वो भी इनका ही नॉवेल ही था ये। ठीक है, 2 वर्क इन्होंने लिखे थे। और इनकी फर्स्ट मेजर पोएम क्या थी? क्वीन मेव थी। ठीक है, बाद में इन्होंने 1817 में लॉन एंड सिंथिया लिखा था। इसमें लॉन और सिंथिया कौन होता है? शैली एंड बायरन होते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था, लॉन एंड सिंथिया कौन इसमें है, नेट का पेपर जब हुआ था। तो हाँ, सिंथिया जो है इसमें लॉर्ड बायरन है, 2 आदमियों के बारे में बताया गया है। ठीक है, और उसके बाद में ये लॉन्ग नरेटिव बेसिकली पोएम है। फिर इसको जो है लॉन्ग नरेटिव पोएम, इसको फिर से जो है एडिट किया गया और रीशूट किया गया। तब इसका नाम क्या रख दिया गया था? द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। और ये पूछ लिया गया था किस में लिखा हुआ, किस मीटर में, ओटावा राइमा में है, टार्जा राइम में है, किस में है? तो जो मतलब वही पूछ लिया था, स्पेंसर में है। तो जो हम लोग पीवी शैली को कभी देखेंगे तो वहाँ देखेंगे, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। एडोनियस हमने लिखा, ये कैसी एलिजी है? पास्टोरल एलिजी है, बेसिकली ये कीट्स के ऊपर है। तो आप मुझे ये बताइएगा, 2-3 एग्जाम्पल बताइएगा पास्टोरल एलिजी के जो इस टाइम के हों। ठीक है, जब भी टाइम मिले बताइएगा। बाकी इनके कुछ वर्क हैं इंपॉर्टेंट इसमें शैली के, देखो मॉन्ट ब्लैंक हो गया, हेवन टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी है, प्रोमेथियस अनबाउंड हो गया, ओड टू द वेस्ट विंड, ये तो फेमस है ही है, स्काईलार्क है, ओज़ेमेंडियास है। ठीक है, ट्रम्प ऑफ ये है, ट्रम्प ऑफ लाइफ। ठीक है, ये कैसा वर्क है? अनफिनिश्ड वर्क बोला जाता है। ठीक है, हाँ, डिफेंस ऑफ पोइट्री, ये क्रिटिसिज्म है इसमें। तो ये थॉमस लब पिकॉक का जो वर्क था ना, ये देखो यहाँ देखेंगे, ये जो डिफेंस ऑफ पोइट्री है, ये ओरिजिनली लिखा गया था 1821 में, एंड इट वाज इन रिस्पॉन्स टू थॉमस लब पिकॉक्स द 4 एजेस ऑफ पोइट्री। तो ये वर्क पूछ लिया जाता है कि जो डिफेंस ऑफ, आप देख रहे हैं यहाँ पर पोएजी, ये किसके रिस्पॉन्स में लिखा गया था? तो थॉमस लब पिकॉक का एक वर्क है 4 एजेस ऑफ पोइट्री, उसके अगेंस्ट में लिखा गया था। तो इसमें इन्होंने 4 एजेस ऑफ पोइट्री बता दी, जैसे आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, 4 एजेस करके इन्होंने बताया था। किसने? थॉमस लब पिकॉक ने। वैसे तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये जानना ज़रूरी है, ये राइटर पढ़ रहे हैं हम लोग अभी हैं। जॉन कीट्स के बारे में क्या है? ये एक सेंसुअस पोइट है और हेलेनिस्टिक भी पोइट है, क्योंकि इस टाइम पर हेलेनिज्म की शुरुआत हो गई थी। हेलेनिज्म क्या होता है? प्रश्न पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ हेलेनिज्म, तो क्या बताएंगे हम लोग? ऐसे बताओ। अरे भाई, हेलेनिज्म का मतलब है जो ग्रीक और रोम की जो कल्चर है उसको अगर आप अपने वर्क में रिवाइव कर रहे हैं तो दैट इज़ हेलेनिज्म बस। और इनमें भी देखने को मिलेगा, टेनिशन है उनके भी वर्क में देखने को मिलेगा आपको हेलेनिस्टिक एलिमेंट्स। तो चाहे आप यूलिसिस देख लो, चाहे आप लोटस ईटर देख लो, उसमें देखने को मिलेगा, और थोड़ा सा लॉर्ड ऑफ ये देख लो, उसमें भी है। तो वो हेलेनिज्म है। और कीट्स महोदय सेंसुअस पोएट भी हैं, है कि नहीं है? और हेलेनिस्टिक पोएट भी हैं, पिग्मेलियन भी है। क्या कैमेलियन पोएट, मतलब कैमेलियन का मतलब क्या? जो हमारे यहाँ पर एक नहीं होता जो रंग बदलता रहता है, वैसे हैं, कैमेलियन पोएट भी बोला जाता है इनको। इंडिया में इनका सबसे वर्क है ही फेमस,
ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जिसमें इंडिया मियान की लाइन ना आई हो, वो वाली अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। इंटर किताब में हर एग्ज़ाम में ये आता है। लास्ट ईयर वाला जो 21 का एग्ज़ाम हुआ था पीजीटी, उसमें भी इसी की लाइन आई थी। और जीवन काल में इनका यही वर्क आ पाया था, बाकी तो कम एज में ये चले गए थे। ठीक है, ये इंडिया मियान पोएटिक रोमांस है, ये बेसिकली इनका हाइपेरियन है, द फॉल ऑफ हाइपेरियन ये ड्रीम है। ठीक है, अब आपको वर्क याद होना चाहिए कि जॉन मिल्टन क्या नाम जॉन कीट्स ने ऐसा कौन सा वर्क था वो इन्होंने डिस्कार्ड कर दिया था ड्यू टू सो मच मिल्टॉनिक इन्वर्जन। हाइपेरियन को इन्होंने डिस्कार्ड कर दिया था, लिखाना था कि मिल्टॉनिक इन्वर्जन बहुत ज़्यादा है, तो प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ये वही है, लैमिया हो गया। ये लैमिया जो जानते हैं किसके वर्क पर बेस्ड है, बताओ? रॉबर्ट बर्टन का एनाटॉमी ऑफ मेलैंकोली, उसके ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, भाई लॉ ऑफ एडम्सन्स मर्सी हो गया, ओड टू नाइटिंगेल है। इनके 5 ग्रेड ओड हैं, 5 ग्रेड ओड हैं। पीजीटी में वाले होंगे तो पढ़ेंगे। अब इसमें जो है कुछ माइनर पोइट्स हैं। देखो थॉमस मोरे क्या है वर्क, क्या उस दिन तो बताया था आपको। रिलीजियो मेडिसी किसका वर्क है? रिलीजियो मेडिसी एक थॉमस मोरे वो हैं जिन्होंने यूटोपिया लिखा था उस टाइम के। ये दूसरे हैं, एक थॉमस कैंपबेल हैं इसमें। चलो कोई बात नहीं, ये कैंपबेल है। ये छोटे छोटे इसमें राइटर्स हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। और देखो विलियम हंट का नाम सुने होगा आपने, विलियम हंट का। हंट कौन थे बताओ? जॉन कीट्स को सपोर्ट इन्होंने सबसे ज़्यादा किया था। उन्होंने ये अपने उसमें सबसे ज़्यादा उनका वर्क पहले जो सोनेट थी, पोएम थी, पब्लिश कराया था उन्होंने। ले हंट, सॉरी नॉट विलियम हंट, ले हंट, हाँ वही थे। चलो अब इसमें प्रोज राइटर में आपके जो फेमस राइटर है थॉमस डी क्विंसी वगैरह हैं, उसके बारे में हम लोग आगे देखने वाले हैं। विलियम हेजलेट वगैरह हैं उनके बारे में, तो चार्ल्स लैम्ब है उनके बारे में देखेंगे। देखो यहाँ पर थॉमस डी क्विंसी महोदय जो हैं, विलियम हेजलेट महोदय हो गए, चार्ल्स लैम्ब महोदय हो गए। इन लोगों ने प्रोज लिखा है, सबसे ज़्यादा है प्रोज राइटर हैं ये, एसे वगैरह लिखे हैं। तो चार्ल्स लैम्ब के बारे में आप सभी जानते हैं कि इनके जितने भी एसे वो कैसे हैं, पर्सनल एसेज हैं। और इन्होंने एक स्यूडोनिम अडॉप्ट किया था। स्यूडोनिम क्या था उनका? इलिया, इमिलिया नहीं, इलिया। इमिलिया तो जॉन जैक्स रूसो का है, आपने देखो याद दिला दिया। अब मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगा, माइंड पर आ गया। आपसे पूछा जाए हु इज़ द फादर ऑफ रोमांटिसिज्म, तो जॉन जैक्स रूसो, रूसो महोदय आ जाएंगे। ठीक है, रूसो। और अगर ये आ जाए कि रोमांटिक टर्म सबसे ज़्यादा पहले यूज़ किसने किया, उसको किसको क्रेडिट दिया? हु इज़ द गिवन द क्रेडिट टू यूज़ फॉर द फर्स्ट टाइम रोमांटिक टर्म? तो फ्रेडरिक स्लैगल है ये, फ्रेडरिच स्लैगल, SCHLEGL, स्लैगल, FRIEDRICH, Friedrich Schlegel. He was given the credit to use for the first time romantic term, right? If the question is being asked who is the father of romanticism, then our answer will be Jean Jacques Rousseau. ठीक है। और वैसे तो इसका बहुत हिस्ट्री पुराना है, फ्रेंच से इस वर्ड से लिया गया, इस वर्ड से लिया गया, उतना ज़्यादा नहीं जाना मैं तो। और इनका जो है जॉन रूसो का वर्क है इमाइल, तो आपने नाम लिया मुझे याद आ गया। कभी कभी चीज़ें उतर जाती हैं ना दिमाग पर से। चलिए, तो मैं प्रोज राइटर की बात कर रहा था, तो हमको सबको पता है कि भैया जी इन्होंने एशिया बिलिया से लिखे हैं। अब इन्होंने कहाँ से नाम लिया, कहाँ से नहीं लिया, पीजीटी राइटर होंगे तो वहाँ पढ़ाया जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं, पूरा डिस्कस करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। इनके हमको पता है कि तो 2 कलेक्शन हैं, 1823 में और एक 1833 में आता है, आफ्टर 10 ईयर्स। ठीक, और लंदन मैगजीन में इनके पब्लिश होते हैं वो वर्क। बाकी लैम्ब के वर्क देख लो यहाँ पर, क्रिटिकल वर्क्स हैं इनके। ये प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या है? स्पेसिमेंस ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट्स। ठीक है, फिर इनका क्या आता है? ऑन द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर। अब इनको आपको पता होगा अपनी बहन के साथ मिलके लिखे थे, है ना, तो ये 2 वर्क हैं। और बाकी ये है थॉमस डी क्विंसी का है ओपियम मीटर हो गया, ओपियम मीटर भी इन्हें का वर्क है ना।
मालकोच करके एक वर्क है, वो इन्हीं का है। ये देखो कन्फेशन ऑफ एन ओपियम ईटर हो गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है भैया, याद कर लो आप, ये कहीं भी आ सकता है। मर्डर एज वन ऑफ द फाइन आर्ट, ठीक है। हाँ देखो ये मेलकोच आ गया ये, ठीक है, ये है। डॉटर ऑफ लेबनान हो गया, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वर्क और ऑन द नोकिंग एट द गेट ऑफ मैकबेथ, ये वर्क सीधा पूछ लिया जाएगा जब आप शेक्सपियर के बारे में पढ़ेंगे, तो पीजीटी में सीधा क्वेश्चन, या फिर टीजीटी में भी आ सकता है कि हु रोट। पूछो, कुछ पूछ रहा हूँ? अच्छा तब ठीक। और बाकी विलियम हैजलिट के महोदय के बारे में जानते हैं, ये भी एक बेहतरीन क्रिटिक रहे हैं, उस टाइम के हैं। तो इनका एक वर्क है देखिए, ऑन द पोइट्री इन जर्नल एंड लेक्चर्स ऑन द इंग्लिश पोएट्स। ये क्रिटिकल वर्क जरूर याद रखो, इनके नाम जरूर याद होने चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए हैं, ठीक है। इनको खा जाओ, चबा जाओ, निकल जाओ। अगला है टेबल टॉक, ये कलेक्शन, ठीक है। और इनका एक स्पिरिट ऑफ एज, ये सब वर्क, डेट भले ना याद रहें लेकिन नाम याद होने चाहिए। और नेट पढ़ रहे हैं तो फिर डेट भी याद होनी चाहिए, क्योंकि आपसे ऑर्डर में लगवाएंगे, फिर वहाँ पर याद होना चाहिए, वरना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब ये नॉवेल वगैरह में है, तो ये आपके देखो मैरी शैली वगैरह हो गई, ठीक है। और इसमें आपके वॉल्टर स्कॉट वगैरह आ जा रहे हैं, इवान हो वगैरह इन्होंने लिखा है, ठीक है। जैन एस्टिन भी हैं, कुछ इनके वर्क आ जाते हैं। सेंस एंड सेंसिबिलिटी हो गया, इम्मा हो गया, प्राइड एंड प्रेजुडिस हो गया, है ना। और मैरी शैली का फ्रैंकेस्टाइन हो गया, क्लियर है। तो ये थे कुछ राइटर जिनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। आज का रोमांटिक आपका यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप जो चीज़ें बताई गई होंगी आपको समझ में आएगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।